अजब गजब फैक्ट्स के इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे महान योद्धाओं के अंतिम समय के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत के इन वीर योद्धाओं को किसने मारा, इनका अंतिम समय किन हालातों में बीता और इनकी बहादुरी की दास्तान। पोरस वो दीवार थे जिसने सिकंदर को भारत में घुसने से पहले ही रोक दिया था। पोरस और सिकंदर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसे पितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर को भारी नुकसान हुआ था और उसकी सेना, जो कि पहले से ही थक चुकी थी, अब वापस लौटने का मन बना चुकी थी। इस लड़ाई के बाद सिकंदर वापस लौट गया था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। पोरस का राज पूरे पंजाब के क्षेत्र पर था। पोरस पुरु कबीले से संबंध रखता था, जिसका वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पोरस को राजा पुरु के नाम से भी जाना जाता था। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वो बहुत ही भयंकर था, लेकिन इस युद्ध में पोरस ने जिस वीरता से सिकंदर का मुकाबला किया था, उससे सिकंदर भी बहुत खुश हुआ था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच हुई इस लड़ाई में पोरस की हार हुई थी और पोरस को बंदी बना लिया गया था। लेकिन पोरस ने जिस बहादुरी और युद्ध कौशल से सिकंदर से जंग लड़ी थी, उसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। सिकंदर ने पोरस को उसके राज्य लौटा दिए और कुछ जीते हुए प्रदेश भी पोरस को दे दिए। इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर को समझ आ गया था कि जब पोरस को जीतने में उसे इतनी परेशानी हुई, तो आगे उससे बड़े राज्यों को जीतना उसके लिए कितना कठिन होगा। इसीलिए वो वापस लौट गया। पोरस की सेना सिकंदर की सेना के सामने बहुत कम थी, लेकिन उसका साहस सिकंदर के मुकाबले कम नहीं था। पोरस के पास हाथी थे, जो उसकी सेना की बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन हाइडसपास की उस लड़ाई में पोरस के हाथियों और धीरे चलने वाली सेना के सामने सिकंदर की तेज तरार सेना और तीरंदाज सिकंदर को जीत दिला गए। युद्ध में जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पोरस ने कहा था कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। पोरस की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि भारत से वापस लौटते हुए सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिकंदर के ही एक मिलिट्री जनरल यूडिमस ने एक षड्यंत्र के तहत पोरस की हत्या करवा दी थी। हालांकि पोरस की मृत्यु के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि 321 से 315 ईस्वी पूर्व के बीच पोरस की मृत्यु हुई थी। लेकिन पोरस और सिकंदर के बीच वो युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसके बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। टीपू सुल्तान। भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में टीपू सुल्तान का नाम भी आता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी कुछ उसी तरह की है जैसे कुछ दूसरे योद्धाओं के बारे में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान अपने एक मित्र के साथ शिकार पर गए थे और तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया था। शेर के इस हमले में टीपू सुल्तान के सभी हथियार गिर गए थे। तब टीपू सुल्तान ने अपने चाकू से ही शेर को मार डाला था। टीपू सुल्तान की बहादुरी की दास्तान सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिर्फ 15 साल की छोटी सी आयु में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर वार में भाग लेकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि टीपू सुल्तान को हर तरह की शिक्षा मिले। हैदर अली जब मैसूर के शासक बने थे तो उन्होंने अपने राज्य को पूरी तरह से समृद्ध बनाया था। हैदर अली ने वॉर रॉकेट्स का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था, जिसे बाद में टीपू सुल्तान के द्वारा और बड़े स्तर पर शुरू किया गया। इसीलिए टीपू सुल्तान को फर्स्ट रॉकेटमैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की हार के बाद उनकी आर्मी के रॉकेट्स को अंग्रेजों के द्वारा लंदन के रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम में
डिस्प्ले भी किया गया था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी थी, लेकिन चौथे एंग्लो मैसूर वार में जब मराठा, निजाम और ब्रिटिश सेनाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला किया तो उस लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हुई। फ्रेंच आर्मी जो कि टीपू सुल्तान का साथ दे रही थी, उन्होंने टीपू सुल्तान से कहा था कि अगर वो बचकर निकलना चाहते हैं तो वो उन्हें निकलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि हजारों साल बकरी की तरह जीने से अच्छा है मैं एक दिन टाइगर की तरह जीऊं। इस तरह उस लड़ाई में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है। टीपू सुल्तान अपने समय में हिंदू मंदिरों के लिए खूब दान किया करते थे। किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध की स्थिति में उनका व्यवहार वही होता था जो दूसरे राजाओं का होता था। हरि सिंह नलवा सिख इतिहास के कुछ महान योद्धाओं में से एक थे। उस समय सिखों की ताकत अपने चरम पर थी और उसके पीछे महाराजा रंजीत सिंह की दूरगामी सोच और हरि सिंह नलवा जैसे बहादुरों का योगदान भी था। हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला पंजाब में हुआ था और उनके पिता भी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों में सिखों की ओर से भाग लेते रहते थे। हरि सिंह नलवा को बाघमार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार शिकार के समय एक शेर को अकेले ही मार डाला था। भारत पर आक्रमण करने वाले सभी विदेशी सबसे पहले पंजाब पर ही आक्रमण करते थे और वो खैबर पास के रास्ते से ही भारत पर आक्रमण किया करते थे। महाराजा रंजीत सिंह चाहते थे कि खैबर पास पर ऐसी किलेबंदी कर दी जाए जिससे कोई भी आक्रमणकारी उन पर हमला ना कर सके। इसीलिए ये काम हरि सिंह नलवा को दिया गया था। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे के पास जमरूद पर कब्जा करके वहां एक किले का निर्माण करवाया था। अफगानों को अब अगर भारत और पंजाब में घुसना था तो उन्हें उस किले को जीतना जरूरी था। मार्च 1837 में जब रंजीत सिंह के पोते का विवाह था, उस समय पूरे पंजाब के सिखों को वापस बुलाया गया। सैनिकों को वापस इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाने का ये अच्छा मौका था। हरि सिंह नलवा उसी किले में थे और वह बीमार होने की वजह से वापस नहीं आए थे। उस समय दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने जमरूद के किले पर आक्रमण कर दिया। किले में हरि सिंह नलवा के साथ बहुत कम सैनिक बचे थे। अफगानों के साथ हुई उस लड़ाई में हरि सिंह नलवा बुरी तरह से घायल हो गए थे। वो किले में ही थे और दुश्मन की सेना में उनका खौफ इतना ज़्यादा था कि उनके वहाँ रहते अफगानी किले में प्रवेश करने की नहीं सोच सकते थे। हरि सिंह नलवा ने अपने सैनिकों को भी कहा था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद भी सिख सैनिक उसी बहादुरी के साथ लड़ते रहे और हजारों की संख्या में अफगान सैनिक थोड़े से सिख सिपाहियों से किला नहीं जीत पाए। हरि सिंह नलवा का अंतिम संस्कार जमरूद के किले में ही किया गया था। 1892 में बाबू गज्जू माल कापुर नाम के पेशावर के एक हिंदू ने हरि सिंह की याद में किले में एक शहीद स्मारक का निर्माण करवाया था। हरि सिंह नलवा के नाम से हरिपुर नाम का एक शहर भी बनाया गया था जो कि अब पाकिस्तान में है। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज की भांति ही संभाजी महाराज भी मराठों के प्रिय हैं। संभाजी महाराज शिवाजी के बड़े बेटे थे और उनके जन्म के 2 वर्ष के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। संभाजी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि जब उनकी आयु सिर्फ 32 वर्ष की थी तब औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। हत्या भी ऐसी जिसे सुनकर कलेजा कांप जाए। उनकी जुबान काट दी गई थी, उनकी आंखें निकाल ली गई थी और उनकी लाश के टुकड़े करके तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया था। संभाजी महाराज ने छोटी सी आयु में ही राजनीति को बहुत अच्छे से समझ लिया था। जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बनाया था उस वक्त वो भी अपने पिता के साथ थे। शिवाजी और संभाजी दोनों ही औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब रहे थे।
शिवाजी की मृत्यु के समय वो पन्हाला के किले में कैद थे। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद उन्होंने पन्हाला के किले को ही अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने राजा राम और उनकी पत्नी और अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। संभाजी महाराज की ताजपोशी 20 जुलाई 1680 को हुई थी। औरंगजेब और संभाजी के बीच दुश्मनी पुरानी थी और संभाजी ने सत्ता संभालने के बाद मुगलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1687 में मराठों और मुगलों के बीच हुए एक युद्ध में मराठा सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस युद्ध में मराठों की जीत हुई थी, लेकिन संभाजी के विश्वास पात्र हम्बीराव मोहिते इस लड़ाई में मारे गए थे। फरवरी 1689 में संभाजी एक बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, जिसकी सूचना किसी ने मुगलों को दे दी। घात लगाकर किए गए इस हमले में संभाजी के साथी मारे गए। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। इसके बाद उन पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उनकी जुबान काट दी गई, आंखें निकाल ली गई और बहुत सी यातनाएं दी गई। उनकी लाश के टुकड़े कर तुलापुर की नदी में फेंक दिए गए, जिसे मराठाओं ने निकालकर सीला और बाद में अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की समाधि तुलापुर गांव के संगमेश्वर मंदिर में बनाई गई है, जहां लोग आज भी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के कुछ और वीरों की अंतिम समय की कहानी। इसका पहला भाग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप किस और योद्धा के बारे में हमसे जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।